I would like to welcome our keynote address speaker, CEO of Gujarat, Shri Narendra Modi ji. नमस्कार। इंदौर के मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से नरेंद्र मोदी जी आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ आपके कीनोट एड्रेस के लिए लालायित हैं, सुनना चाहते हैं आपको कि गुजरात स्टेट इंडिया का नंबर 1 स्टेट कैसे बना, उसके मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या ऐसी अनूठी चीज़ आपने की है कि इस तरह की नायाब आपको हासिलत काबिल हुई। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान महेश जी, मेरे मित्र और हमारे गुजरात शान श्री श्याम पित्रोड़ा जी, टाटा ग्रुप से पधारे हुए श्रीमान रविकांत जी, इंदौर के सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं। मुझे आप लोगों के बीच आकर के आप सबको सुनना चाहिए, आप सबसे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारणों से मुझे इंदौर आना संभव नहीं हुआ, लेकिन आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए मैंने अपना वादा निभाने का प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि मेरा वहां न होना, न आना अविवेक है। आप सब मुझे क्षमा करेंगे। मैं आज इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 10 साल की उनकी गतिविधि में मैनेजमेंट एसोसिएशन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, और आज जिन 2 महानुभावों को अवार्ड देने के लिए उन्होंने चुना है, आमतौर पर लीडर कहते ही आम आदमी के दिमाग में राजनेता का चित्र उभर करके आता है। उस मानसिकता से बदलाव ला करके समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले, परंपराओं से हट करके कंट्रीब्यूट करने वाले, तत्कालीन लाभ के बजाय लंबे समय की सोच के साथ कंट्रीब्यूट करने वाले महाशयों को चुनने का आपका प्रयास, और उसमें भी मेरे लिए गर्व की बात है कि जब रतन टाटा जी और श्याम पित्रोड़ा जी की पसंद होती हो, दोनों का मूल गुजरात का हो, तब मेरा आनंद जरा अधिक बढ़ जाता है। इन दोनों महानुभावों को सम्मानित करने का अवसर मुझे मिले, ये मेरा अपना गौरव है। श्याम पित्रोड़ा जी ने पश्चिम की अपनी शिक्षा दीक्षा का उपयोग
भारत के सामान्य मानव के लिए कैसे हो, उसके लिए अहम भूमिका निभाई। और रतन टाटा जी ने आम आदमी के सपनों को साकार करने के लिए अनेक नई योजनाओं के साथ और विशेष करके नैनो कार के साथ पूरी दुनिया को आकर्षित किया। इन दोनों महानुभावों का सम्मान, इसके लिए इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्रों का अभिनंदन। आपने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जिन विषयों को लेकर के आज आप चर्चा कर रहे हैं, मैं उसके प्रति बोलने के लिए कोई अधिकारी व्यक्ति तो नहीं हूं, पर जो कुछ मैं जनता के बीच रह करके सीखा हूं, जो मैंने अनुभव किया है, उन्हीं को शब्दबद्ध करने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले लीडर शब्द को लेकर के जो मर्यादाएं बांधी गई हैं, जो विकृतियां आई हैं, समय की मांग है कि उन मर्यादाओं को तोड़ करके, उन विकृतियों से उभर करके हम लीडर की परिभाषा को प्रस्थापित करें। आजादी के बाद दुर्भाग्य से राजनीतिक उठापटक से लोग जो जुड़े हुए हैं, सत्ता के गलियारों में जो टहलते रहते हैं, उन्हीं को लीडर माना गया है। मैं समझता हूं किसी समाज का इससे बड़ा कोई घोर अन्याय नहीं हो सकता। 100 करोड़ के देश में हजारों गतिविधियां चलती हैं, लाखों लोग उसका नेतृत्व करते हैं, और राजनीति के साथ जिनका पल भर का भी नाता नहीं है, ऐसे भी लोग भी लीडरशिप देते हैं। और इसलिए जीवन के हर क्षेत्र के नेतृत्व को मान्यता मिलनी चाहिए, स्वीकृति मिलनी चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो समाज के काम के लिए खपे रहते हैं, उनको तो समाज सेवक कहा जाता है, लेकिन जो समाज के कंधों पर बैठकर के राजनीति करते हैं, उनको लीडर कहा जाता है। इन परिभाषाओं को बदलना होगा। मैं आजादी के बाद एक और दुर्दैवपूर्ण स्थिति देखता हूं कि हमारे देश में राजनेताओं को, राजसत्ता की गलियारों के बीच रहने वाले लोगों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। जितनी जरूरत होनी चाहिए उससे ज्यादा उनको प्राथमिकता दी गई है। सेंटर स्टेज पे राजनेताओं के आसपास ही सब चलता है। अगर हम चंद्रयान लेकर के जा रहे हैं तो भी तस्वीर राजनेता की छपती है, वैज्ञानिक की नहीं छपती है। मैं समझता हूं भारत का भाग्य इसमें है कि हम इस राजनेताओं के आसपास की लीडरशिप की जो सारी परिभाषाएं हैं, उससे ऊपर उठे, उससे बाहर निकले और समाज की हर शख्सियत को, समाज के लिए कुछ न कुछ करने वाले हर व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें, उसका गौरव करें। और ऐसे लाखों नेताओं के माध्यम से ही आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य निर्माण हो सकता है। राजनेताओं को उनका ड्यू मिले, मुझे इतराज नहीं है, उससे ज्यादा मिल रहा है, उसके कारण कठिनाई बढ़ती चली जा रही है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि हम 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल के आजादी के आंदोलन को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं थी, फांसी के तख्त पर चढ़ने वाले नौजवानों की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक नौजवान वंदे मातरम कहते कहते, हाथ में तिरंगा लेते लेते फांसी के तख्त पर चढ़ने के लिए कतार लगाकर खड़े थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, न जाने कितने नाम हैं। किसी के बलिदान में कोई कमी नहीं थी। आजादी के आंदोलन को चलाने के लिए, आजादी की प्राप्ति के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले ये महापुरुषों की शक्ति, उनकी शख्सियत
उनकी त्याग, उनकी तपस्या की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आजादी के आंदोलन के साथ हम गांधी को क्यों जोड़ते हैं? अगर ये हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि देश को आने वाले समय में किस दिशा में ले जाना चाहिए उसका रास्ता हमें नजर आ जाएगा। आजादी का आंदोलन में कई लोग खप गए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। एक आदमी सफाई का काम करता है तो भी उसको लगता था कि मैं देश की आजादी के लिए काम करता हूं। कोई चरखा काटता था अपने घर के अंदर, वो बुढ़िया भी कहती थी कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। कोई रक्तपीत के दर्दी के लिए काम करता था तो उसको भी लगता था कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। और यही तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी था कि उन्होंने उस समय के देश के करोड़ों नागरिकों को अपने जीवन व्यवहार के साथ कुछ न कुछ करते करते, खादी पहनो आप आजादी के सिपाही हो, आप सफाई का काम करो आप आजादी के सिपाही हो, आप अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम करो आप आजादी के सिपाही हो। ये जो मास मूवमेंट में, एक जन आंदोलन में आजादी की इस भावना को महात्मा गांधी ने कन्वर्ट किया था, जिसने देश को आजादी दिला दी थी। मैं मानता हूं आजाद हिंदुस्तान को उस नेतृत्व की आवश्यकता है जो नेतृत्व स्वराज्य जिस प्रकार से जन आंदोलन में बना, सुराज्य भी जन आंदोलन से आना चाहिए। सुराज्य के लिए जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। विकास एक जन चेतना का अंग होना चाहिए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद स्थिति ये बनी है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, आम आदमी वोट डालता है और वोट डालने के बाद उसको लगता है कि जिसको उसने चुन करके भेजा है उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, और अगर नहीं करेगा तो 5 साल के बाद हिसाब मांगेंगे। मैं समझता हूं ये लोकशाही की पूरी भावना उस स्पिरिट को नहीं पकड़ पाए। सरकारें चुनना ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है। विकास से जन भागीदारी होनी चाहिए, विकास से जन आंदोलन होना चाहिए। और जब तक विकास को हम जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, देश के 100 करोड़ नागरिक को कुछ भी करें, वो ट्रेन में टिकट लेकर के बैठता है तो भी उसको लगना चाहिए कि मैं टिकट इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के विकास का यात्री हूं। वो अपने घर का कूड़ा कचरा रास्ते पर नहीं डालता है तो भी उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं भारत के विकास के अंदर अपना हिस्सा बटोर रहा हूं। कोई विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई करता है तो भी उसको लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे देश के विकास के अंदर हिस्सेदार बनना है। ये जब तक हम जन चेतना नहीं प्रगटाएंगे, जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, हम स्थितियों को नहीं बदल पाएंगे। और इसलिए नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि विकास को हम जन आंदोलन बनाएं। हम सब मिलकर के, समाज के सभी क्षेत्रों के लोग, आजादी के इतने साल के बाद पीने का अगर शुद्ध पानी न मिलता हो, आजादी के इतने साल के बाद सगर्भा माता मौत के घाट उतार दी जाती हो, आजादी के इतने साल के बाद नया जन्म लेने वाला बच्चा मरता हो, आजादी के इतने साल के बाद भी 4-4 पीढ़ी जिंदा और किसी ने स्कूल का दरवाजा तक न देखा हो, तो मित्रों ये पीड़ा में से हमें देश को बाहर लाना होगा। और ये सरकारों से माध्यम से करने की जो परंपराएं खड़ी हुई है उसको बदलना होगा। मैं भाइयों बहनों गुजरात के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, ऐसे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्रों की अपेक्षा है। मित्रों, मैं गुजरात के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी सिद्धियां कोई नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति की है। अगर मैं गुजरात की कोई तारीफ करता हूं तो गलती मत सोचना कि नरेंद्र मोदी नाम के किसी व्यक्ति के तजुर्बे से सब हुआ है। जी नहीं, गुजरात ने जो कुछ भी किया है गुजरात की जनशक्ति के भरोसे से हुआ है। गुजरात आज जहां भी पहुंचा है विकास को एक जन आंदोलन बनाने के कारण पहुंचा है। हर व्यक्ति के हृदय में इस भाव प्रगटाने का प्रयास हुआ है, आओ हम सब मिलकर के गुजरात को आगे बढ़ाएं। और ये सबके प्रयासों के कारण, सबके पुरुषार्थ के कारण, सबके एक लक्ष्य के कारण, एक दिशा के कारण, अविरत विकास का यज्ञ जताने के कारण संभव हुआ है। मित्रों, हिंदुस्तान में कोई सरकार ऐसे नहीं होती है कि जो अच्छा काम न करना चाहती।
हर कोई अच्छा करना चाहता है, पहले से ज्यादा अच्छा करना चाहता है, लेकिन भारत जैसा देश पहले से कुछ अच्छा इस अगर रिदम से चला तो हम स्थितियों को 200 साल तक बदल नहीं पाएंगे। हमने आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, हमने फोकस एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमने रिस्क लेने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा रिस्क ये है, अगर मैं सरकारों की बात करूं, आमतौर पर सरकारें बनती हैं नए चुनाव जीतने के लिए। ये परंपराएं तोड़नी होगी। सरकार चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाई जाती, सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जाती है। चुनाव जीतना और हारना वो तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आमतौर पर राजनीति का क्षेत्र ऐसा बन गया है। एक समय था हमारे देश में जब पॉपुलिस्ट मेजर का प्राथमिकता रहती थी, लोक रंजक अर्थनीति ने जगह ले ली, वादे दिए जाते थे, धीरे धीरे लोक रंजक अर्थनीति आई और अब अपीजमेंट की अर्थनीति आई है। ये सारे विकास के दिशाएं नहीं है, ये गिरावट के क्षेत्र है। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का आम आदमी ये जो गलतियों को देखेगा तब भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और इसलिए हमने सोचना होगा विकास की राजनीति पर, वोट बैंक की राजनीति से देश को मुक्त कराना होगा। अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपीजमेंट इकोनॉमी की जो पॉलिसीज आई है उससे देश को बचाना होगा। अगर हम सबको शिक्षा का अभियान लेते हैं, बुरा क्या है? सबको पानी का अभियान लेते हैं, बुरा क्या है? सबको घर मिले इसका अभियान लेते हैं, बुरा क्या है? आवश्यकता यह है टुकड़ों में न समाज को बांटे, और गुजरात ने उस दिशा में पहल की है। गुजरात ने कुछ कदम उठाए हैं। मित्रों, हम गलीपति से राष्ट्रपति तक सबसे ये सुनते आए हैं, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। न्याय अगर विलंब से मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर होता है। ये हम सुनते आए हैं। यहाँ पर जुडिशरी के साथ जुड़े हुए वकील मित्र भी बैठे होंगे। क्या इसका समाधान नहीं खोजना चाहिए? हम सब अपनी पीड़ा ही व्यक्त करते रहेंगे। मित्रों, गुजरात ने एक इनिशिएटिव लिया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार गुजरात ने 3 ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसका क्या परिणाम आया है मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सबसे पहले गुजरात ने इवनिंग कोर्ट का प्रारंभ किया। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब देश है, उस कोर्ट का शाम को 5 बजे के बाद अगर कोई उपयोग ही नहीं होता है तो इतनी बड़ी इमारतें क्या करेगी? हमने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की, 100 से ज्यादा इवनिंग कोर्ट शुरू की। मैंने कोर्ट के जुडिशरी के मित्रों को प्रार्थना की, क्या हम वैकेशन कम कर सकते हैं? मैंने 10 दिन वैकेशन कम करने के लिए प्रार्थना की थी, 7 दिन वैकेशन कम किया। मैंने जुडिशरी के मित्रों को प्रार्थना की थी कि आप कोर्ट का समय अगर 11 बजे है, क्या हम 10:30 बजे कोर्ट शुरू कर सकते हैं? आधा घंटा समय बढ़ा दिया। मित्रों, 3 प्रयास, इवनिंग कोर्ट, वैकेशन कम करना और समय कोर्ट का बढ़ाना, उसका नतीजा ये हुआ कि 2002-03 के अंदर गुजरात में कोर्ट कचहरी के केसेस की पेंडेंसी थी 45 लाख और नए जुड़ गए करीब 1 करोड़ से ज्यादा, करीब 1.5 करोड़ केसेस हमारे सामने थे। मित्रों, ये 3 इनिशिएटिव का परिणाम ये है कि आज मेरे गुजरात में पेंडेंसी 1.5 करोड़ के सामने सिर्फ 18 लाख की है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं कि 2010 में मेरा सपना है कि गुजरात के अंदर एक भी केस 2010 के बाद जिस वर्ष घटना घटेगी उसी वर्ष वो बौर पर आएगी। 0 पेंडेंसी का आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में कोई काम करने की संभावना हमने खड़ी की। अगर हमने 2 जजेज बनाए, 2 कोर्ट बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इसी लहजे से चलते तो नहीं होता। आउट ऑफ बॉक्स सोचा, स्थितियां बदल गई। मित्रों, हम दुनिया के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा होती है, हिंदुस्तान 127वें नंबर पर खड़ा है। भारत जैसा 100 करोड़ का देश 21वीं सदी में नेतृत्व करने की जिस देश की चर्चा हो, वो मानव सूचकांक के अंदर 127 नंबर पर खड़ा हो, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है? और उसके में एक कारण प्रमुख है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, MMR।
मित्रों, हर कोई चिंता व्यक्त करता है कि आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं। गुजरात ने एक चिरंजीवी स्कीम को लागू किया। आज WHO तक ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इस चिरंजीवी योजना के लिए लोगों को रेकमेंड किया है। WHO के देशों के कई देश आकर के गुजरात में स्टडी करते हैं। हिंदुस्तान के भी कई राज्य कर रहे हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा मॉडल है, जिसमें हमने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ MOU किया और गरीब से गरीब भी माता की भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उसकी जान बचाने के लिए प्रयास हो। मित्रों, जहां पर 20% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती थी, चिरंजीवी योजना के कारण आज 90% तक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हम पहुंचे हैं। हजारों माताओं की जिंदगी बचा ली है, हजारों बच्चों को जिंदगी बचा ली है। एक स्कीम ने 4 साल के भीतर भीतर मिरेकल किया है और अभी अभी एशिया इनोवेटिव अवार्ड भी मिला इसके कारण गुजरात को। मित्रों, इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी गरीब माँ, सगर्भा माँ, जिस डॉक्टर के साथ हमारा MOU है, वहां जाकर के अगर अपनी प्रसूति कराती है तो उसका पेमेंट सरकार देती है। उसको अस्पताल जाने तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हम देते हैं। उसके पति को अस्पताल में सेवा के लिए 3 दिन रहना पड़े तो उसको 200 रुपया देते हैं। वो माँ अस्पताल में रहती है, उसको 200 रुपया देते हैं। मित्रों, ये खर्च का सही उपयोग हुआ और आया उसका परिणाम हुआ है। और मित्रों, 108 की सेवा के कारण आज 7 मिनट के भीतर भीतर गांव के दूर सुदूर भी कोई प्रेग्नेंट माता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने का व्यवस्था हम कर पाते हैं। मित्रों, अगर हम स्थितियों को परंपराओं से बाहर हट करके नई चीजों को बदलाव के लेकर करते हैं तो हम स्थितियां बदल सकते हैं। मित्रों, हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां घाटे में चल रही हैं और एक बार तो भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को क्या हो गया है। लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज और ऊर्जा के क्षेत्र में सारे देश को लेकर संकट का माहौल। बड़े बड़े शहरों में भी जनरेटर के बिना जिंदगी नहीं चलती है। मित्रों, गुजरात में भी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ईयरली 2,500 करोड़ रुपए का घाटा करती थी, 2,500 करोड़ रुपीस। मित्रों, हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया, हमने विकास की काम को रोका नहीं, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो 2,500 करोड़ ईयरली घाटा करती थी, आज ईयरली 400 करोड़ रुपए का मुनाफा करती है और उसने अपनी सर्विस को सुधार किया। अगर आउट ऑफ बॉक्स चीजों को सोचा जाए, मित्रों, स्थितियों को बदली जा सकती है। मुझे याद है जब मैं नया मुख्यमंत्री बना था तो लोग मुझे आकर के क्या कह रहे थे, अभी तो मेरा शपथ लेना बाकी था, लेकिन जब पता चल गया कि मुख्यमंत्री के नाते मुझे कार्य देखना है तो मित्र, पत्रकार, साथी, जो समाज के नागरिक जो मिलने आते थे, शुभकामनाएं देते देते कान में कह देते थे कि मोदी जी, कम से कम शाम को भोजन के समय बिजली मिले, इतना करो। गुजरात में शाम को भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। मित्रों, आज गुजरात हिंदुस्तान का वो राज्य है जहां हर गांव को 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर मिलता है। उतनी ही बिजली कोई रातों रात नहीं पैदा नहीं हुई, लेकिन हमने व्यवस्थाएं बदली। मित्रों, हम कभी कहते हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूं, हमने 1000 दिन के अंदर ज्योतिग्राम योजना को लागू किया 1000 डेज में, और उस 1000 डे के अंदर योजना लागू करने में हमें करीब हमने 56,000 किलोमीटर नया केबल डाला, करीब 30,000 से ज्यादा नए खंभे डाले, 28,000 नए ट्रांसफार्मर डाले। वही मुलाजिम, वही कर्मचारी, वही स्टाफ, वही फाइलें, वही व्यवस्थाएं, 1000 दिन के अंदर इतना बड़ा काम किया और गुजरात के अंदर हर गांव को 24 घंटे बिजली देने में हम सफल हो गए। मित्रों, चीजों को कैसे बदलाया जा सकता है, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, गुजरात की पहचान कभी एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में नहीं रही है। गुजरात यानी रेगिस्तान, अकाल, 10 साल में 7 साल सूखा रहता था और आमतौर पर किसानों को बिजली दी जाती थी और जमीन के नीचे से पानी खींचा जाता था और काम चल जाता था। मित्रों, पॉपुलर जो मान्यता है उसके खिलाफ मैंने स्टैंड लिया। मैं किसानों के बीच गया, मैंने किसानों को समझाया कि किसान की समस्या का समाधान बिजली नहीं है, किसान की समस्या का समाधान पानी है। क्यों ना हम पानी पर जोर दें, क्यों ना हम बिजली से मुक्ति पाएं। मित्रों, विरोध हुआ, नाराजियां हुई, कठिनाइयां आई, लेकिन रास्ता सही था, हम अटके नहीं और परिणाम ये आया कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया।
3 लाख से अधिक वाटर बॉडीज बनाए, वर्षा का एक एक बूंद रोकने की कोशिश की। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार कहती है कि वाटर टेबल नीचे गए हैं, अकेला गुजरात ऐसा है कि जहां वाटर टेबल ऊपर आए। मित्रों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान जन आंदोलन खड़ा किया, जनता के माध्यम से किया, सरकार निमित्त मात्र बनी रही, लोगों ने इस काम को उठा लिया। अभी जब अकाल की नौबत देख रहे थे, हमने 20 दिन के अंदर 2.5 लाख बोरी बांध बनाए, प्लास्टिक के खाली थैले के अंदर, फर्टिलाइजर के खाली थैले में मिट्टी पत्थर भर के जहां पानी रोक सकते थे रोकने की कोशिश की, और करीब 1.5 लाख हेक्टेयर धरती पर सूखा आने से बचा लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? मित्रों, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रगति के लिए 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हिंदुस्तान की सब सरकारें लक्ष्य लेकर काम कर रही है। 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ। और इस देश का दुर्भाग्य है मेरे भाइयों बहनों, अब तक हम 3% तक नहीं पहुंच पाए। 2.7% ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके अटक जाते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात अकेला राज्य है जिसने एग्रीकल्चर ग्रोथ 9.6% किया है, और एक साल में नहीं, लगातार पिछले 7 साल का रिकॉर्ड है। और अभी अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस ने इसको मान्यता दी है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जानने वाले लोगों के बीच में। मित्रों, गुजरात जैसा राज्य जो खेती के क्षेत्र में जिसका नामो निशान नहीं था, जो राज्य कभी एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में माना नहीं जाता था, वो राज्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन के माध्यम से आज सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकता है। मित्रों, स्थितियों को बदला जा सकता है। अगर देश 2.7 पर अटक गया है, गुजरात 9.6% क्रॉस कर गया है। मित्रों, कृषि क्षेत्र में भी ये बदलाव लाया जा सकता है। मित्रों, मेरे यहाँ कॉटन की खेती होती है। महाराष्ट्र में कॉटन ग्रोवर को आत्महत्या करनी पड़ रही है, आंध्र में कॉटन ग्रोवर को आत्महत्या करनी पड़ रही है। गुजरात के अंदर एक जमाना था जब 23 लाख बेल्स, 23 लाख गांठ कॉटन होता था 2002, 3, 4 के अंदर। आज मित्रों 1 करोड़ 23 लाख गांठ कॉटन पैदा होता है, और चीन के बाजार में गुजरात कॉटन नाम से एक ब्रांडेड कॉटन आज चीन के बाजार में उसकी बिक्री होती है। मित्रों, ये सब संभव है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम चीजों को परंपराओं से बाहर सोच करके, आज यही सरकारी व्यवस्थाएं, यही कानून, यही नियम, यही हमारे मुलाजिम, उनके ताकत के भरोसे हम दुनिया को बदल सकते हैं। मित्रों, शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या शिक्षा में हम बदलाव नहीं ला सकते? मित्रों, गुजरात के अंदर मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का एक बड़ा अभियान चलाया। मेरा राज्य इतना प्रगतिशाली राज्य मानता है, लेकिन मेरे यहाँ काफी बड़ा ट्राइबल बेल्ट है, काफी बड़ा समुद्री किनारे का पट्टा है। उस बेल्ट के अंदर गरीबी है, अशिक्षा है। गुजरात जैसे राज्य को मित्रों एक कलंक से हमें मुक्त कराना था। हमने जन आंदोलन खड़ा किया, प्राथमिक शिक्षा का जन आंदोलन खड़ा किया। 13, 14, 15 जून जबकि टेम्परेचर 44 डिग्री होता है, मेरी पूरी सरकार गांव में जाती है, मुख्यमंत्री भी गांव में जाकर रहता है और घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल ले जाता है। मित्रों, आज 100% एनरोलमेंट होता है, और जहां मेरा ड्रॉप आउट 40% तक था, आज वो ड्रॉप आउट 2.5% तक आ गया है। और मैं विश्वास से कहता हूं 2010 के अंदर गुजरात ड्रॉप आउट 0 पर लेके आ जाएगा। मित्रों, छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो कैसा बदलाव आता है। मित्रों, गुजरात की एक छवि मीडिया के माध्यम से ये बनी है कि हम औद्योगिक विकास में ही लगे रहते हैं। मित्रों, कभी कभी ये छवि बनाने वालों का खेल चलता रहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि गुजरात ने कृषि क्षेत्र में, गुजरात ने ग्रामीण विकास में, गुजरात ने टेक्नोलॉजी में। मित्रों, आज हम गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो हमने बनाया, दुनिया में हमने दूसरे नंबर पर खड़े हैं। और कल ही मैंने एक साइबर स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया दिवाली के बाद, और पूरे गुजरात के 18,000 गांवों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ 1 करोड़ से अधिक नागरिकों के साथ सीधी बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमने टेक्नोलॉजी का इतना नेटवर्क नीचे तक फैलाया है, सीधी सीधी बात हम आमने सामने कर सकते हैं। मैं 5 सितंबर को स्कूल के बच्चों के साथ बात करता हूं, करीब 1.5 करोड़ बच्चों के साथ एक साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करता हूं। मित्रों, हम आज आधुनिक विज्ञान का उपयोग कितना कर सकते हैं? गुजरात ने इस काम को करके दिखाया है, और उसका परिणाम मिलता है। हम इस सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जन शिक्षा के लिए, जन भागीदारी के लिए, जनता जनार्दन के प्रोत्साहन के लिए करें तो जनता की ताकत इतनी होती है, सरकारों को कहीं पीछे छोड़ करके
जनता बहुत आगे निकल जा सकती है। उन पर भरोसा रख करके काम करने की आवश्यकता होती है और जन भागीदारी ही सबसे बड़ा एसेंस है जो स्थितियों को बदल सकता है। मित्रों, हमने हमारे देश में हर राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहता है, हर राज्य इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट चाहता है और उसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ 60, 70, 80 के दशक की ओर देखिए, हमारे देश में एक बड़ी विकृत स्पर्धा पैदा हो गई और वो स्पर्धा हो गई कंसेशन की। एक स्टेट कहता था आप आइए हम ये कंसेशन देंगे, दूसरा स्टेट कहता अच्छा वो ही देते हम इतना ज्यादा देंगे। मित्रों, एक प्रकार से नए नए कंसेशन की स्पर्धा चली और उद्योग जगत के लोग भी इस इंतजार में रहते थे कि कहां ज्यादा कंसेशन मिलता है। मित्रों, गुजरात में आकर के हमने 2001 के बाद सारे कंसेशन खत्म कर दिए, नो चैरिटी। हमने कहा कि हम आपको इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर पॉलिसी देंगे, हम पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में काम करेंगे, हम जीरो मैंडेट लेबर प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएंगे। ये सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि आज औद्योगिक क्षेत्र के विकास के अंदर गुजरात कभी हिंदुस्तान में नंबर एक भ्रम है कि गुजरात पहले से नंबर 1 था, गुजरात कभी नंबर 1 पर नहीं था। मित्रों, आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में गुजरात आज नंबर 1 पर खड़ा है और उसमें भी हमने तरीका बदला। पहले क्या था, सरकारें उद्योग जगत के पीछे दौड़ती रहती थी, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करती थी, कोई इन्वेस्टर आता था तो उसके पीछे लगी रहती थी। मैंने सारी परंपरा हमारे यहाँ बंद कर दी। हम 2009, 2011, 2007, 2003 एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, दुनिया भर को लोगों को बुलाते हैं, गुजरात की क्या शक्ति है, क्या कमियां हैं, क्या विशेषता हैं, उसका एक बार उनको निदर्शन करते हैं और लोगों को कहते हैं कि फील गुजरात और आप आइए, और वो एमओयू करते हैं। एमओयू करने के बाद पहले समय यह था कि इंडस्ट्रियलिस्टों को सरकार के पीछे घूमना पड़ता था। एमओयू करने के बाद सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे जाती है। एक बार एमओयू किया तो मैं एक ऑफिसर को अपॉइंट करता हूं, उसको कहता हूं अच्छा देखो भाई ये एमओयू है, ये कैसे रियलाइज नहीं हुआ। उसके कारण सरकार की जिम्मेवारी बढ़ाता हूं, सरकारी कर्मचारियों के जिम्मे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता हूं और उसका परिणाम ये है कि स्थितियां बदलती हैं। मित्रों, आज नैनो कार की चर्चा गुजरात के साथ जुड़ गई है। 45 मिनट के अंदर निर्णय होता होगा। कारण क्या होगा मित्रों? इसलिए नहीं होता है किसी व्यक्ति के बीम पर सरकारें चलती हैं, वो इसलिए सर चलता होता है कि पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है तो छोटा सा कर्मचारी भी हिम्मत के साथ निर्णय कर पाता है, फाइल पर अपने नोट लिख सकता है और डिसीजन प्रक्रिया तेज चलती है। मित्रों, नैनो से तो सब लोग परिचित है और रविकांत जी वहां हैं तो वो विस्तार से बताएंगे भी, लेकिन मैं एक और घटना बताना चाहता हूं। मेरे यहाँ बड़ौदा में एक बॉम्बार्डियर कंपनी का कारखाना लगा है। आपको जानकर के आनंद होगा मित्रों कि उस कंपनी जब हमारे पास पहली मुलाकात हुई, इस हफ्ते के अंदर उनको जमीन दे दी। जमीन देने के बाद 13 महीने में फैक्ट्री का काम पूरा हो गया। 13 महीने में फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ और 19 महीने में पहली उनकी प्रोडक्ट बाहर आई। आप लोग यहाँ बैठे हुए, आपको अपना खुद का फ्लैट बनाना है, 20-25 लाख रुपए की लागत से रहने के लिए एक फ्लैट बनाना है, तो भी 3 साल के पहले काम पूरा नहीं होता है। मित्रों, 19 महीने के अंदर ये कारखाना कमीशन हो गया और वहां से हिंदुस्तान की पहली इन हाउस बनी हुई मेट्रो ट्रेन का निर्माण हुआ और जो मेट्रो ट्रेन हम दिल्ली को डिलीवरी दे रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो 19 महीने के अंदर जमीन से लेकर के मेट्रो ट्रेन बनाने तक का काम पूरा हो जाए, यानी कितनी स्पीड से निर्णय हो सकते हैं। और निर्णय तब होते हैं कि जब पॉलिसी ड्रिवन व्यवस्थाएं होती हैं, और गुजरात ने पॉलिसी ड्रिवन व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रयास किया है और उसका नतीजा ये परिणाम है। मित्रों, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां गुजरात ने बहुत प्रगति की है। मैं अधिक समय आपका लेना नहीं चाहता हूं, कई विषयों पर मैं गुजरात के अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं फिर एक बार उन दोनों महानुभावों का अभिनंदन करता हूं जिनको लीडरशिप के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है, और विशेष रूप से राजनीति से बाहर आकर के योग्य लोगों को चुनने के लिए मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आवश्यकता ये है समाज के हर क्षेत्र के नेताओं को खोजें, नेताओं को बढ़ावा दें, समाज के हर क्षेत्र के नेतृत्व की ताकत का भरोसा होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ सकता है। फिर एक बार भाइयों बहनों, मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाई महेश शर्मा जी का बहुत आभारी हूं, और फिर एक बार आपकी क्षमा चाहता हूं कि मैं खुद वहां नहीं आ पाया हूं, मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने मुझे
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप सबसे बात करने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। इंदौर के मित्रों के साथ गुजरात का लगाव बहुत सीधा साधा है, खान पान वगैरह सब दृष्टि से हम इंदौर के लोग एक प्रकार की ही जिंदगी जीते हैं। तो भाइयों बहनों, इंदौर का ये लगाव हमेशा हमेशा मुझे नई ताकत देता है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। Sir, you have so well proved the point, where there is a will, there is a way. Friends, now floor is open for interaction. If you have some questions for our keynote speaker, Shri Narendra Modi ji, please do raise. Modi ji, I am Rakesh Jain, Vice President of IMA and Director of NICE International College. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा for making vibrant Gujarat as super brand of India. आपने बताया धन्यवाद भैया कि लीडरशिप के मायने हैं टू लीड पीपल थ्रू जन अभियान। बहुत अच्छी बात बोली आपने, जिसके माध्यम से आपने गुजरात में ये दिखाया कि किस प्रकार जनता की परेशानियों को दूर किया जा सकता है और जनता को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्हाट्स मोर ऑन योर एजेंडा टू टेक दिस प्रोग्रेस फर्दर अप टू द बॉटम लेवल? व्हाट्स मोर ऑन योर एजेंडा? वी आर इंटरेस्टेड टू नो। मित्रों, आप अच्छा सवाल पूछा है। हमने ग्रामीण विकास का मॉडल देश के सामने रखा है और उसके कई पहलू हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मैंने एक कंसेप्ट रखा है रर्बन का। रर्बन कंसेप्ट के पीछे मेरी कल्पना ये है कि जिसमें सुविधाएं शहर की हो, आत्मा गांव का हो। एक नया मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। सारी सुविधाएं शहर की मिलनी चाहिए गांव को भी, और गांव का जो आत्मा है, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अपनापन का भाव है, बना रहे। तो उस दिशा में इन दिनों हम काम कर रहे हैं। 3 और मैंने इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान देना आकर्षित करना चाहता हूं। हमने एक देश में पहली बार और दुनिया में पहली बार फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को जन्म दिया है। ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, मित्रों देखिए, दुनिया के अंदर कानून और व्यवस्था ने नया रूप लिया है। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में जस्टिस के लिए टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ने वाला है। और ऐसे समय फॉरेंसिक साइंस का महत्व बढ़ने वाला है। गुजरात दुनिया का पहला राज्य है कि जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी शुरू की है। दूसरा एक हमने इनिशिएटिव लिया है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हमारे देश की स्थिति ये है कि एक नौजवान रोजगार के लिए सुबह शाम अप्लाई करता रहता है। कहीं प्यून की जगह मिल जाए तो वहां अप्लाई करता है, कहीं ड्राइवर की जगह मिल जाए तो वहां अप्लाई करता है, कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाए तो वहां करता है, कहीं पर चौकीदार का काम मिले और कहीं पुलिस की भर्ती होती है तो वहां पे अप्लाई कर देता है। और अगर शारीरिक रचना ठीक है तो वो पुलिस वाला बन जाता है, और 2-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है। मित्रों, हमें प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है, और गुजरात ने सबसे पहले एक पुलिस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का निर्णय किया है। वी आर फर्स्ट इन द कंट्री। और इस रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में रक्षा के क्षेत्र में ही ग्रेजुएशन होगा, कि जिसके कारण बच्चा जन्म के बाद परिवार खुद एक यूनिवर्सिटी होती थी, और बच्चे का लालन पालन विकास परिवार में कोई दादा नाना नानी काका मामा मामी सबके प्रयासों से एक बच्चे का विकास होता था। समय चलते परिवार छोटे होते गए, पति पत्नी दोनों नौकरी में चले गए, और बच्चे का भविष्य क्या एक अंधेरे के अंदर लटक रहा है। ऐसे समय समाज की आवश्यकता है को नई इंस्टीट्यूशन को जन्म दें, और उस में से हमने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी को जन्म दिया है। और ये चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बालक का विकास कैसे हो, उसको खाना कैसा मिलना चाहिए, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, उसको संगीत गीत खिलौने क्या होने चाहिए, उस पर रिसर्च का काम करते समाज व्यवस्था में उसको कैसे लाया जाए। आज अगर आप 100 बच्चों को खिलौनों की दुकान में ले जाएंगे और उनको कहोगे बेटे खिलौना पसंद करो, मैं विश्वास से कहता हूं 100 में से 80 बच्चे वो होंगे वो खिलौनों में से बंदूक या पिस्तौल उठाएंगे। अगर ये मानसिकता बनी तो देश के भविष्य का क्या होगा। उन चीजों को लेकर के हम एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से गुजरात का 1600 किलोमीटर का समुद्री किनारा है,
मित्र, गुजरात का समुद्री किनारा किसी एक जमाने में लोगों को बोझ लगता था, लोग छोड़ छोड़ करके मुंबई सूरत चले गए थे। मित्र, आज मैं गुजरात के समुद्री किनारों को हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाने जा रहा हूं और हम समुद्र किनारे का विकास, हमारे पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट, उसका पूरा एक नेटवर्क हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं देश के विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका उसकी रहेगी। तो शिक्षा का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, अर्बन डेवलपमेंट का विकास हो, उन सारे क्षेत्रों को लेकर के हम नए आयामों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। मैं राजेश अग्रवाल। We are all convinced with whatever you have done on policy-driven management. I would like to ask, what has been the cause why you could not take people all along or convince the nation on Godhra issue? मैं समझता हूं कि आम आदमी को वो समस्या नहीं है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो अपनी राजनीति करने के लिए दिन रात चलाता रहता है। आप CNN IBN नाम की एक चैनल है, उसको देखते होंगे तो उसमें हफ्ते में 10 बार मोदी को गाली देने का कार्यक्रम आता है। लेकिन उसी CNN IBN ने अभी सबसे सुरक्षित नागरिक वाला राज्य कौन सा, तो गुजरात का अवार्ड दिया। तो ये इसी से आप जान सकते हो। और मैं मानता हूं कि ये भ्रम चलता रहेगा जब तक वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी। और आपको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इंदौर से गोधरा दूर नहीं है। आप जरूर गोधरा आइए, गोधरा में अपना कोई व्यापार धंधा कीजिए और आप आज जितना सुख प्राप्त करते हैं उससे ज्यादा सुख प्राप्त करके जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Good afternoon, sir. I am Chinmay Khale from Prudential Education. I am a CA student. Sir, as a student, I would like to ask, first of all, I was very impressed by your speech, the way you said how things can be changed. I would like to ask, as a student, how can we contribute personally or as a group to the national growth? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। सारे देश में यही भाव पैदा होना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। एक अच्छे विद्यार्थी के नाते अगर मैं सफल रहता हूं तो मैं देश की संपत्ति का सही उपयोग करता हूं। मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूं कि मेरे पिताजी ने फीस दी है, मैं पढ़ता इसलिए हूं कि गरीब आदमी के पेट से पैसे निकाल करके बजट खर्च किया गया है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो मेरी पढ़ाई में मेरा ध्यान हो, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में उभर करके निकलना और पूर्ण रूप से मैं एक होनहार स्टूडेंट बन के रहूं, ये भी अपने आप में देश की सेवा है। और मुझे विश्वास है कि आप CA के स्टूडेंट के रूप में, एक होनहार स्टूडेंट के रूप में आगे आते होंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक काम शुरू किया है और वो भी शायद देश में पहली बार मैंने शुरू किया है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप। और मैं चीफ मिनिस्टर फेलोशिप में देश और दुनिया के होनहार हमारे भारतीय लोगों को इनवाइट करता हूं और उनको मैं कहता हूं कि आप पढ़ लिख करके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए के पैकेज वाली नौकरी तो जरूर प्राप्त करोगे, लेकिन 1 साल देश के लिए देना चाहिए। और मैं उनको सरकारी व्यवस्था में निमंत्रण देता हूं। आप आइए, सरकार को समझिए, आम आदमी की समस्याओं को समझिए, निर्णय प्रक्रियाओं को समझें और आपके पास जो तरुणाई है, एक जोश है, जुस्सा है, नॉलेज है, इसको इस चैनल में ला करके जोड़िए और 1 साल का ये त्याग तपस्या आपके जीवन को भी बहुत काम आएगी। मैंने 1 महीने पहले इस योजना को शुरू किया है। हजारों की तादाद में नौजवानों ने मेरा संपर्क किया है। एक मैकेनिज्म के तहत इस CM फेलोशिप में मैं देश के होनहार नौजवानों को सरकारी व्यवस्था में रह करके समाज सेवा के काम में, समाज परिवर्तन के काम में नई सोच, नया ब्लड, नया कल्पना कैसे आए उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। मैं समझता हूं हम सब मिलकर के ऐसी छोटी छोटी चीजें करेंगे तो जरूर लाभ होगा। 100 करोड़ का देश हो, ओलंपिक में विजय प्राप्त न हो, 1 गोल्ड मेडल लाने में इतनी कठिनाई हो, मित्रों 100 करोड़ देश के नौजवानों के मन में सपना सबका बनना चाहिए। हम भी खेलकूद में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, दुनिया के अंदर हम लोगों ने अपनी ताकत बताने का, अपनी ताकत को दिखाने का, अपनी ताकत खड़ी करने का एक सपना संजोना होगा। वो सपने भी कभी कभी शक्ति को जन्म देते हैं।
मोदी जी, मैं इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से महेश शर्मा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि चूंकि आपने आईएमए को इंदौर आने का वादा किया था और चूंकि आपका स्वास्थ्य आज इस चीज़ को अलाउ नहीं कर पाया है, तो क्या हम उम्मीद करें कि आपकी सुविधा के अनुसार जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन आपको इंदौर ला पाएगी? मैं आपके निमंत्रण के लिए बहुत आभारी हूं और इंदौर के नागरिक और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के मित्र, आप लोगों का महेश शर्मा पर जितना अधिकार है उतना ही नरेंद्र मोदी पर है। जब चाहे जहां चाहे मुझे बुला लीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। आपने मुझे फिर से मौका दिया आप लोगों के बीच आने का, लेकिन मैं जरूर वादा करता हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं क्योंकि मेरी उम्र नहीं है कि इस प्रकार से बीमारी कोई चीज मेरे साथ जुड़ जाए, लेकिन शायद ईश्वर की इच्छा ऐसी होगी कि मैं विश्रांति नहीं करता था, तो शायद कंपलसरी आराम के लिए मुझे इसे पटक दिया। लेकिन मैं पूरे जोश और उत्साह के साथ आऊंगा और मेरे परम साथी श्याम पित्रोड़ा जी आपके बीच में हैं, बहुत सी बातें शेयर करेंगे। उनकी सोच भी देश के लिए बहुत काम आती है। भाई रविकांत जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। तो ऐसे ऐसे महानुभावों के बीच आज का आपके ये समारोह बहुत सफल जाएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।